गांव के पश्चिम आम के बड़े बगीचे में 5-7 नेटुओं के घर थे। उन्हीं में से एक नेटुए की बेटी थी बाला। गोरा रंग, भूरे बाल, देह पर धप धप सफेद साड़ी। गुंजा को गोदना गोदने आई थी। चंदन आंगन में बैठकर दाना चबा रहा था। बाला आंगन में चली आई। सिर पर की छोटी सी डोरी उतार चंदन से थोड़ी दूर बैठकर उसने पुकारा, बहुरिया। चंदन ने पीछे मुड़कर देखा। कौन है रे? बाला हंसने लगी। गांव के आदमी को भी नहीं चीनते। बाहर भी जब सिर नवा के चलते हो तो चीनोगे कैसे? चंदन बाला के मुंह की ओर भटर भटर ताकता ही रह गया। तभी रामू भीतर से आंगन में आया। चंदन ने उससे कहा, जा भीतर से मौसी को बुला ला, कोई आया है। और तुम क्या कहते हो? बाला ने उसी भाव से पूछा। क्या कहती है? कभी सुनना चाहोगे तो सब बता दूंगी। तब तक भीतर से गुंजा निकल आई। उसे देखते ही बोली, अरे बहुरिया, ये तुम्हारे देवर हैं, एकदम भोले बाबा। गांव के लोगों को भी नहीं चीनते। तुम्हारी बड़ी बहन को भी हमने ही गोदना गोदा था। छोटी बहन के लिए कहाँ मर गई थी? न जाने कितनी बार कहला के भेजा। हमारे घर किसी ने भी नहीं कहा, हम तो दौड़ के आते। कई बार तो इन्हीं से कहा। इनकी बात छोड़ो बहुरिया, ये क्या किसी को खोजेंगे। इनकी राह में अगर रुपए की थैली रख दो तो 20 डग पहले से ही आंख मूंद कर चलेंगे। आंख खुलेगी तब जब थैली पीछे छूट जाएगी या कोई दूसरा उठा लेगा। बाला खिलखिला कर हंस पड़ी। आओ बैठो, गोद न गोद दूं। और बाला दौरी में से सुई और बाह पर लगाने वाला मसाला निकालने लगी। 1 कटोरी पानी, 1.25 और 1.25 आखत लेती आओ। बाला ने कहा। घर ही उठा के न दे दें? ऐसे क्यों नहीं कहती? चंदन बोला। चलो चलो, तुम क्या दोगे? तुम्हारा जब घर होगा तब कहना। अभी भौजाई के हाथ की रोटी खाओ। फिर फौरन ही बात बदलकर बोली, कौन ढेर मांग लिया? 700 हिला की भौजाई, 1.25 मांगा तो बिगड़ गए। बहुरिया की गोदाई 5 रुपए होती है, तुमसे भी लूंगी। चल चल, पहले गोद ना गोद, तब रुपए पैसे की बात करना। गुंजा बाला के सामने बैठकर बाह फैलाती हुई बोली। बाला ने गुंजा की कलाई पकड़ी और एक बार चंदन की ओर ताक के बोली, तो कहो क्या गोदूं? फूल पत्ती बना दूं या मलिकार का नाम लिखवाओगी? आजकल तो घर घर में नाम लिखाने का चलन बढ़ रहा है। मन हो तो देवर के बाह पर नाम लिखवा दो तो उसी पर गोद दूं। नहीं नहीं, हमें नाम फाम नहीं लिखवाना है। एक छोटा सा फूल काट के सगुन कर दे बस। तो जाओ, कहो देवर से कि थोड़ी देर को बाह थाम ले। बाला ने कहा तो गुंजा ने चंदन की ओर ताका। नहीं नहीं, ये सब मुझसे ना होगा, तुम लोग आपस में कर लो। चलो चलो, बाला बोली, अब कोई हरज नहीं है। इसी स्वभाव से तो ये गति हुई। इतना लचकोंकर बनोगे तो दुनिया में कोई भी नहीं पूछेगा। मुंह में कोई कौर नहीं डालता जब स्वार्थ के मीत होते हैं। और बाला उठकर चंदन की बाह पकड़ गुंजा के पास खींच लाई। चंदन ताकता ही रह गया। बाला का तनिक भी विरोध किए बिना वो चुपचाप गुंजा के पास, जहां बाला ने बिठाया, बैठ गया। लो, कस के हाथ पकड़े रहना, नहीं तो सुई इधर उधर गड़ जाएगी तो बाद में बड़ा दर्द होगा। चंदन ने गुंजा की बाह पकड़ ली। बाला टप टप सुई को गोदने लगी। पीड़ा बढ़ी तो गुंजा ने मुंह फेर लिया। कलाई और कोहनी के बीच गुंजा की गोरी नरम बाह पर खून की बूंदें उभरने लगी। गोदना गुद गया तो गुंजा ने भीतर से एक डलिया भरकर अनाज ला बाला की दौरी में डाल दिया। ये तो हुआ आखत, और बाकी? बाला बोली। ले बाकी। चंदन ने जेब से 1.25 निकालकर बाला के हाथ पर रख दिया। बाला चंदन का मुंह ताकने लगी। खुशी से दिया है कि मन मार के? बाला बोली। चाहे जैसे दिया, तूने मांगा, तेरी बात रख दी।
अब जल्दी से दौरी उठा और रास्ता नाप। सिर पर दौरी रखती हुई बाला ने चंदन को कुछ अजीब ढंग से देखा। चलने को मुड़ी तो चंदन बोला, गोदती है गोदना, लेकिन साड़ी पहने है बगुला की पांख जैसी। और चलते चलते बाला बोली, एक खरीद के पहना देते तो बात की शोभा बढ़ती। और वो बाहर निकल गई। बाला बाहर तो निकल गई, लेकिन चंदन के गले में जैसे कमंद का एक छोर लपेट गई। बीन के स्वर पर मोहने वाले सर्प के कान में सम्मोहन का मधुर राग भर गई। मानसिक तनाव के जकड़े मन को कुछ ढील मिली। चंदन सुगबुगाया, ऊपर मुंह कर बयार में दूर से तैर कर आने वाली किसी फूल की प्यारी गंध सूंघने का प्रयत्न करने लगा। और तब से चंदन पश्चिम की बारी में अक्सर चक्कर लगाने लगा। जब भी वो इधर आता, बाला किसी न किसी बहाने उससे मिल ही जाती। राह चलते भी दो चार बातें बोल देती। पहली बार गांव के लड़कों में उसने चंदन से बोलना शुरू किया। सावन बीत रहा था, इस साल बाढ़ नहीं आई, तो गांव के लोगों में अपार खुशी भरी हुई थी। जनेरा जौनरी के खेत सरेह में लहलहा रहे थे। पश्चिम की बारी के ठीक उत्तर बगीचे के कोने पर चंदन के कई खेत थे। इनमें जौनरी जनेरा दोनों खूब लगते थे। घर के जानवर हरियाली से अघा जाते। 2-3 दिन से वर्षा थम गई थी। माल गोरुओं के लिए खेती से हरियाली काटना आसान हो गया था। लोग अपने अपने खेतों में हंसुआ लेकर जुटे थे। दोपहर के बाद लगभग 2 घड़ी बेला ढल चुकी थी। पश्चिम की बारी वाले किसी खेत से हरियरी का एक बड़ा बोझ सिर पर लिए हुए चंदन घर की ओर आ रहा था। बोझ भारी होने से चाल में कुछ तेजी थी, जिससे डरार पर झुके हुए दोनों ओर से के खेतों में पोर से भर उठ हुई फसलों के पत्ते बोझ की रगड़ से फड़फड़ाहट पैदा कर रहे थे। अपने खेत से लगभग 3 खेत निकल आने पर बड़ी सी खांची लिए बाला डूब के टपके बीन रही थी। किसी के डरार पर बैठे रहने पर भी बगल से कतरा कर निकला जा सकता था, किंतु बाला ने अपनी बगल में दूब से भरी हुई खांची रख दी थी। सिर पर बोझ वाले आदमी के लिए खांची लाकर आगे निकल जाना संभव न था। दुल की चाल में चलते हुए चंदन ने 10 कदम पहले से ही आवाज लगाई, कौन है रे? किंतु उस पुकार का कोई असर नहीं हुआ। बाला ने घूमकर पीछे की ओर ताका तक नहीं। चंदन बढ़ते हुए आवाजें लगाता गया, किंतु बाला टस से मस न हुई और पहले की तरह खुरपी से घास छीलती गई। पास पहुंचकर चंदन रुक गया। डरार पर ही टपके बीनने थे और मिलते ही कहाँ हैं? नहीं मिलते तो राह रोक के बैठ जाओगी। तुम्हारी राह कौन रोक सकता है? मर्द बच्चा हो, खांची लाग के निकल जाते। कपार पर बोझा, राह में खांची लागता फिरूं, तब तो हो गया। तुमसे तो बतियाते भी डर लगता है। डर लगता है तो खेतों के बीच टपके बीनने क्यों आ गई? सुनो, बाला ने धीमे से स्वर में कहा। सुनो क्या? सिर का बोझा नहीं देखती? बस इतने में ही कांपने लगे। भारी लगता है तो 2 द्वार पर पटकाऊं? खड़े होकर उसने चंदन के बोझ पर दोनों हाथ फैला दिए। रहने दे, रहने दे। दाएं हाथ से चंदन ने बाला का दाहिना कंधा पकड़कर उससे अलग हटाते हुए कहा, हटो, राह छोड़ो। नहीं, पहले एक बात बता दो। क्या है? जल्दी पूछ। सब खेतों में मचान गड़ गई, तुम्हारे खेत में नहीं गड़ेंगी क्या? जनेरा का खेत तो एक तरफ है ही, एक खेत के लिए क्या मचाने गड़े? मैं तो पूरब के खेतों में अंगूरने जाता हूँ। 5 खेत सटे हुए हैं, एक ही आदमी से काम चल जाता है। अब तो बालें लगने लगी। उधर तो बानर सियार पहुँचते नहीं, लेकिन यहाँ तो सत्यानाश कर देते हैं। फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोली, मचान तो गाड़ दो, मैं ही रात को अगोर दिया करूंगी। तुझको तो खुद ही अगोरा जाता है, तू खेत अगोरेगी? चंदन ने मुस्कुरा कर कहा। बाला कुछ लजा कर बोली, मचान गाड़ के तो देख लो। एक बार बाला की ओर चंदन ने भेद भरी दृष्टि से देखा, फिर दाहिने पैर से आगे दरार पर पड़ी खांची बगल में सरका कर आगे निकल गया।
थोड़ी देर बाद बाला भी आधी खांची घास लेकर घर लौट आई। मेहतारी ने पूछा, आज किधर निकल गई थी रे? यहीं बगल के डरार पर तो थे। बस आधी खांची ही लाई। धरती अभी बहुत नरम है, घास के साथ माटी निकलती है। और खांची भैंस के आगे पटक कर वो मड़ई में घुस गई। चंदन का मन खेती में लगा। बाढ़ न आने से जनेरा के खेतों में दोहरी तिहरी बालें लगने लगीं, तो मन में नए सिरे से उल्लास भरने लगा। गांव के चारों ओर के जनेरा के खेत दिन में एक बार वो घूमकर देख आता। पश्चिम की बारी वाले खेत की फसल अच्छी थी। ऊंचे पुष्ट पौधों में अन्य खेतों की अपेक्षा बालें लंबी लग रही थीं। चंदन ने ओंकार से इस खेत में भी मचान गाड़ने की बात चलाई। खेत के मामलों में ओंकार पूरी तरह चंदन की बात मानता। कौन खेत बोया जाएगा, कौन परती रहेगा, किस खेत में क्या बोया जाएगा, ये चंदन के मन की बात थी। किंतु हर काम में चंदन बड़े भाई की राय जरूर पूछ लेता। पश्चिम की बारी में मचान गाड़ने के लिए भी उसने ओंकार से पूछ लिया। मचान गड़ गई। जनेरा के घने खेत के बीच में चौड़े फूस की झाजन वाली ऊंची मचान चढ़ते समय मचर मचर करती थी। दोनों ओर की फूस की ओरियानियों को काफी नीचे तक लटका दिया था और पानी की बौछारें मसान पर सोए हुए को भिगा न सकें। रात को खा पी कर चंदन उसी मचान पर चढ़ आया। पछुआ धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। आसमान में काले बादलों का बोझ सरेह पर झुकता जा रहा था। डेढ़ डेढ़ पोर से ऊंची जनेरा जौनरी की तनी हुई फसल को भादों की उस घनी अंधियारी रात में पछुआ झकझोरने लगी। रात के सूनेपन को भेदने वाली पौधों की सरसराहट बढ़ने लगी, तो चंदन सिरहाने की चादर ओढ़कर बैठ गया। देह में बड़ी बेचैनी सी थी। तेज हवा के झोंके रह रहकर मचान को हिला देते, तो लगती हुई नींद उचट जाती। चंदन जोर जोर से सियारों को हुलकाने लगा। रात का सूनापन बढ़ता जा रहा था। एक और 2-3 बीघे पर लंबी चौड़ी पश्चिम की बारी, दूसरी ओर 20-25 बीघे पर नदी। पलानी में से पासवानी मठिया की लालटेन की रोशनी साफ दिखाई देती थी। मौनी बाबा नियम से रात को 11 बजे सोते थे। चंदन थोड़ी देर तक सियार और जानवरों को हुलकारता रहा। मन हुआ कि दूसरे खेत के मचान पर सोए, राम रतन को आवाज दे, लेकिन वो 4-5 खेत के बाद था। फिर पछुआ की सरसराहट में सुनाई ही कहाँ पड़ता था। थोड़ी देर बाद चंदन ने फिर एक बार मठिया की ओर ताका, तो मौनी बाबा की लालटेन बुझ गई थी। वो मचान पर लुढ़क गया, चादर को पैर और सिर के नीचे अच्छी तरह दबाकर ओढ़ लिया। जनेरा के पत्तों पर टपटपाहट होने लगी, तो समझ लिया कि पानी शुरू हो गया। सोए सोए मचान के बाहर हाथ निकाला, तो पानी की बड़ी बड़ी बूंदों से हथेली में जैसे चोट लगने लगी। एकाएक मचान मचमचाने लगी। चंदन अंधकार में ही नीचे देखने की कोशिश करने लगा। दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, लेकिन मचान का हिलना बढ़ता गया। कौन है? चंदन ने कड़े स्वर में पूछा। कहीं कोई आहट न मिली। चंदन करवट लेकर लेट गया। बूंदों के टपके बंद होकर पानी की बौछार शुरू हो गई। मचान फिर हिलने लगी। करवट लेटे लेटे चंदन ने ही झुक कर देखा। सफेद साड़ी पहने कोई औरत मचान पर चढ़ रही थी। चंदन पल भर को कांप कर बोला, कौन है रे? बाप रे बाप, एकदम सुन्न हो क्या? कब से मचान हिल रही है? ये नहीं होता कि तनिक नीचे उतर के देखते, यही खेत अगोरने चले हो? कहते हुए बाला ऊपर चढ़ आई। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? पानी और तेज हो गया। बगल से पानी की बौछार भीतर आने लगी, तो बाला चंदन के पास और सरक गई। भीतर से दोनों किनारे में बंधे हुए टाट के पर्दों को चंदन ने गिरा दिया। तब पानी से थोड़ा बचाव हुआ। 8 दिन पहले कहा था मचान आज गड़ी है? बाला ने पूछा। भादों की इस आधी रात की अन्हारी बारी में कैसे निकली रे? तुझे डर नहीं लगा? हमको डर फर नहीं लगता। और घर के लोग? बाबू 3 दिन के लिए कहीं काम से गए हैं।
माई की नाक बज रही थी। अगर जाग गई तो? जाग भी जाएगी तो क्या करेगी? वो तो कह रही थी कि मैं तुमसे बहुत न बोला करूं, गांव में बदनामी हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी तो हो जाए, जिससे मेरा मन मानता है बोलूंगी। बदनामी का डर है तो मेरी शादी कर दे, तेरी आंख की ओट हो जाऊंगी। एकाएक बड़े जोर से बिजली चमकी। बिजली की कांध में हल्के से प्रकाश में दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर इतने जोर की कड़क हुई कि डर से बाला ने चंदन को कसकर पकड़ लिया। गरज के साथ पानी की बौछारें तेज होने लगीं। मूसलाधार जल में इतनी तेजी आई कि बात करना कठिन हो गया। हवा तो थम गई, किंतु पानी की तेज बौछारों से जोनरा जोनरी के खेत, बगल का बगीचा एकदम से ढक गई। नींद खुली तो मौसम कुछ कुछ साफ हो गया था। पानी के उमड़े हुए बादल तो नहीं थे, लेकिन हल्की फुल्की छींसी पड़ रही थी। मचान पर बैठे बैठे ही उसने चारों ओर सरेह में नजर दौड़ाई। जौनरी जनेरा के और अरहर के पौधे रात के पानी की मार से जैसे पस्त होकर झुक गए थे। करीब करीब सभी खेतों में पानी भर गया था। नीचे पैर लटकाकर चंदन चांचर पर कुछ देर बैठा रहा। रात की बरसात मन में सिहरन भर देती थी। पोर पोर ढीले पड़ गए थे, रग रग की जगह खुल गई थी। किंतु देह में सुस्ती और नींद न आने से आंखों में करवाहट भरी हुई थी। जी चाहा फिर लेट जाए, लेकिन माल गोरुओं को नाद से लगाने की देरी हो रही थी। दरी, लाठी और ओढ़ने वाली चादर कंधे पर रख धीरे धीरे नीचे उतर गया। डराड़ पानी में डूब गए थे। निर्मल जल में डराड़ के ऊपर उठी हुई दूबों को रौंदता हुआ चंदन द्वार की ओर चला। बारी के बीच से बाला की मड़ई से सटकर राह गई थी। मड़ई के पास पहुंचा तो अनायास ही निगाह घूम गई। बाला नाद पर लगी भैंस को कट्टी डाल रही थी। चंदन से देखा देखी हुई तो बाला के मुंह पर गुलाबी हंसी बिखर गई। चंदन फिर आगे बढ़ गया। चंदन द्वार पहुंचा तो ओंकार ने गोरुओं को नाद से लगा दिया था। लाठी दरी रखकर वो भूसी और जूठ ले आने घर चल दिया था। घर पहुंचते ही गुंजा ने टोक दिया, आज तो देर हो गई, आंख लग गई थी क्या? हाँ, चंदन ने धीमे से कह दिया। बहुत धीरे से बोल रहे हो, आंखें तो चढ़ी हुई हैं। नींद नहीं आई क्या? आती भी कैसे? रात का पानी, बाप रे, बचे कि भीग गए थे? एकदम सराबोर। चंदन ठठाकर हंस पड़ा। लाओ भूसी दाना दो, हाथ मुंह धो के अभी द्वार से पलटता हूँ। बड़ी भूख लगी है, कोई बढ़िया चीज बना के रखना। दाना भूसी देती हुई गंजा उसका मुंह निहारती रही। ब्याह के बाद आज पहली बार वो खुलकर बोला था, अपने की तरह आत्मीयता दिखाकर। चंदन दूध लेकर लौटा तो जलपान तैयार था। मोटे मोटे घी में तले हुए 4 लिट और बड़ी सी गुड़ की एक भेली फोड़कर थाली में फैलाकर गुंजा ने चंदन के आगे सरका दी। चंदन खाने लगा। गुंजा ने सारा दूध औंठने के लिए कढ़ाई में डाल दिया। चारों लिट्टियां खाकर जब कटोरे भर गरम दूध पेट में उतर गया तो पीछे के खंबे से पीठ टिकाकर चंदन बोला, अब जाके देह में जान आई है। क्यों, आज क्या बात है? अब तक बेजान कैसे हो गए थे? देह ही तो है, डूबती उतराती रहती है। गुंजा के मुंह को ध्यान से देखते हुए चंदन बोला। चंदन की इस चितवन में गुंजा ने कुछ नयापन पाया, कोई भेद भरी दृष्टि। एक अजीब से जिज्ञासु भाव से वो चंदन को देखती हुई बोली, आज क्या बात है? कुछ नहीं, तुमने पूछा तो वैसे ही कह दिया था। सकल पदारथ ऐही जग माही, करमहीन नर पावत नाही। अब मेरी कौन कौन बात जानोगी? थोड़े दिनों में मेरा ब्याह होगा, मेरी औरत आएगी, मैं पूरा गृहस्थ बन जाऊंगा। फिर मुझ में नया क्या रह जाएगा? कभी रहा भी नहीं। जो था उसका मोल भाव करने वाला हाट उठ जाने के बाद आया। और चंदन उठकर चला आया। गुंजा वैसे ही मुंह ताकती रह गई। उसके बाद से भादों की प्रत्येक रात चंदन ने पश्चिम की बारी वाले जनेरा के खेत की मचान पर ही काटी। जनेरा की बालें पकने लगी तो रात में सियार और बंदर
खेत पर अधिक चोट मारने लगे। रात में अब सोने को कम मिलता, अगोरवाई में जागना अधिक पड़ता था। चंदन ने बाला को मचान पर रोज रोज आने से मना किया। आखिर ऐसे कब तक चलेगा रे? जब तक चलता है चलने दो चंदन। लेकिन कुछ तो लोक लाज तुम अपनी देखो चंदन, अपनी चिंता मुझको है। मैं तो जब तक खेत नहीं कटता मचान पर आऊंगा ही, लेकिन तुझे तो अपनी महतारी बाप का डर। है। बाला मुंह बिचका कर बोली, ये मेरा बाप नहीं है चंदन, और न इसको अपनी महतारी ही मानती हूँ। क्या? हाँ, इस आदमी की खातिर इस औरत ने मेरे बाप को जहर दे दिया था। इसकी जोक से जन्म लिया तो बाप के बाद मैं बेसहारा जाति कहा। बहुत नहीं 7-8 साल की बात है। फिर ऐसे लोगों से मैं डरूं? जो मेरे मन को भाता है, चाहे जैसे हो, पा लेती हूँ। दुनिया में कौन किसका होता है? सबको अपने अपने भाग के हिसाब से नाचना पड़ता है। आज 3 साल से तुझको देख रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो गुंजा के अलावा दुनिया में कुछ दूसरा दिखाई ही नहीं देता। आखिर क्या मिला तुमको चंदन? जिसकी चीज थी उसके पास गई और तुम टुकुर टुकुर ताकते ही रह गए। जरूरत से अधिक मुंह बंद रखने से यही होता है। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? चंदन ने पूछा। जब तक चलता है चलेगा। जब तक तुम्हारा ब्याह नहीं होगा बलिहार में रहूंगी। ब्याह कर लोगे तो मैं भी किसी का हाथ पकड़ कहीं बस जाऊंगी। माई तो इसी साल के लिए कहती थी, लेकिन मैंने कह दिया कि जब तक मैं हाँ न करूं कहीं बात मत देना। चक्कर तो अच्छे अच्छे नेटुओं के बेटे मारते हैं चंदन, लेकिन पहले जन्म का इतना लगाव तुम्हारे साथ था तो बाला कहाँ जाती? चाहकर भी चंदन बाला से मिलना जुलना रोक न पाया। यद्यपि इस मिलने जुलने में दोनों बेहद सावधानी बरतते, किंतु बात ओंकार के कान तक पहुंच ही गई। 2-4 दिन तक ओंकार पतियाता रहा। उसके बाद बहुत सोच समझकर उसने गुंजा के आगे बात चलाई। गुंजा को कोई विशेष अचरज न हुआ और न उत्तर में वो ओंकार से कुछ बोली ही। तो ओंकार बोला, कुछ कहती नहीं हो? मेरे कहने न कहने से क्या होगा? घर के मालिक तुम हो, हानि लाभ तुम सोचो। जैसे तुम मर्द बच्चा हो वैसे ही तो वो भी है। देख सुन के सोचता हूं कि अब की लगन में उसका ब्याह कर देना चाहिए। मुझसे पूछते हो जैसे मेरी कोई कुंवारी बहन बची है। ओंकार मुस्कुराते हुए बोला, होती भी तो बिना चंदन की राय के इस घर में न ले आते। उसी समय बाहर से चंदन आ गया। ओंकार ने बात की दिशा बदल दी। गुंजा गेहूं फटकने में लग गई। चंदन के बैठते ही ओंकार ने पके हुए खेतों के कटवाने की बात छेड़ दी। पहले किधर के खेत कटेंगे चंदन? पक तो सभी गए हैं। पश्चिम की बारी वाले बानर सियार अधिक चोट मारते हैं, पहले वही कटवा दिया जाए। वैसे तुम्हारी मर्जी। हमारी मर्जी की बात नहीं है चंदन। घर गृहस्थी, नीमन बाउर, कुल खानदान की इज्जत के मालिक तुम हो। जो अच्छा समझो करो। जहाँ कोई बात समझ में ना आए हमसे पूछ लिया करो। किसी चीज की कमी पड़े बता दिया करो। बाहर तुम, भीतर तुम्हारी भौजाई। मैं तो बस कहने भर को हूँ। 2-4 मिनट चुप लगाकर ओंकार फिर कहने लगा, एक बात पूछनी थी। हमसे? चंदन कुछ अचरज से बोला। हाँ, कई जगह से लोग बात चला रहे हैं। अगर कहो तो किसी अच्छे घराने से बातचीत करूं और फिर तुम्हारी ही राय से अगली लगन में तुम्हारा ब्याह हो जाए। अपना ब्याह किया था तो हमसे पूछा ही था, हमारे ब्याह के लिए भी हम ही से पूछोगे? ब्याह तो तुम्हारा ही होना है, पसंद नापसंद तुम्हारी होनी चाहिए। ओंकार ने कहा, अब मेरी पसंद या नापसंद की बात नहीं रही भैया। जहाँ ले चलोगे चला चलूंगा। ब्याह तो करना ही है। बिना ब्याह के कब तक चलेगा? कहकर चंदन ओंकार की ओर देखने लगा। गुंजा ने फटकना बंद कर दिया था। चंदन की चितवन का सामना ओंकार न कर सका। ओंकार बातचीत के सिलसिले में बाला के संबंधों की ओर इशारा करना चाहता था, किंतु छोटे भाई की करुणा के आगे वो स्वयं ही चित हो गया। जो कुछ हमसे हुआ चंदन, ओंकार कहने लगा,
अनजाने में हुआ, ये भी मैं पूरी तरह नहीं कह सकता। लेकिन क्या करूं, जो हो गया सो हो गया। मन में उसी एक बात का दुख लिए रहोगे तो आगे के दिन कैसे कटेंगे? तुम दोनों मुझसे छोटे हो, लेकिन पीछे का भूला बिसार के यदि खुशमन से नहीं रहोगे तो मेरे मन की कसक कभी दूर न होगी। अब भी तुम ही हो, मेरे बाद भी तुम्हें ही संभालना है। लेकिन हमारे या तुम्हारे कारण वंश की प्रतिष्ठा पर कोई उंगली उठावे, ये न तुम सहोगे न मैं सहूंगा। मर्यादा बड़ी कठिनाई से मिलती है, जाते तो देर नहीं लगती। और ओंकार ने उठते हुए कहा, भौजाई से भी बात कर लो। उनकी आंख में कोई लड़की हो तो आपस में राय बात कर लो। गुंजा को जैसे आग छू गई। बलिहार के लोग डाकू होते हैं, डाकू। गुंजा चंदन की ओर देखती हुई बोली, गाजे बाजे के साथ गए थे भौजी, चोरी से नहीं गए थे। चंदन हंसने लगा। ओंकार भी उसी रौ में बाहर निकल गया। ओंकार के निकलने के बाद घर का वातावरण और भी सरल हो गया। गेहूं फटकना बंद कर गुंजा उसकी मिट्टी बीनने लगी। बोने के लिए बीज बना रही थी, इसलिए अधिकतर आंखें आगे धरती पर फैली हुई गेहूं की राशि पर गड़ाए रखनी पड़ती थी। आंगन में बिछी हुई ईंटें ऊबड़ खाबड़ थीं, इसलिए हाथ से गेहूं को इधर उधर करने में सावधानी रखनी पड़ती थी। आगे के गल्ले में से दोनों हाथों से गेहूं अपने पास खींचती हुई गुंजा बोली, तो आजकल किधर के खेत में सोते हो? आज तक कभी गुंजा ने उस ढंग से प्रश्न नहीं किया था। इससे चंदन थोड़ा सा सावधान हुआ और सतर्क हो शरारत भरी आंखों से गुंजा की ओर देखते हुए बोला, क्या कहा? गुंजा चंदन की ओर देखती हुई बोली, आजकल किस खेत में सोते हो? अपने राम के लिए कहीं पलंग सेज तो है नहीं, जहां मन किया वहीं ठरक गए। तो क्यों नहीं पलंग सेज का इंतजाम करते? इंतजाम तो हो गया है भौजाई, लेकिन सेज तो सूली पर लगी है। गुंजा चंदन का मुंह ताकने लगी। ऐसी सेज की जल्दी क्या थी? जल्दी तो मैं जानता हूं, कभी मौका आएगा तो बता दूंगा। बताओ ना। जादू में इतना तेज था कि देवर बरसाती नदी नाले में डुबकी लगाने लगे। कौन कहे कि देवर के लिए आसपास गंगा जी बह रही हैं? चंदन व्यंग से बोला, वैसे गंगा जी में खड़े हुए की प्यास अगर नदी नाले के जल से ही बुझे तो क्या करें, कोई प्यासा ही मर जाए। गेहूं बीनते हुए गुंजा के हाथ एकाएक रुक गए। वो अजीब सी चितवन से चंदन को देखने लगी। उत्तर में चंदन वैसे ही देखता रहा। अगल बगल के वातावरण में अनजाने ही जैसे कुछ भरता जा रहा था। किंतु हमने सोचा था चंदन। गुंजा सामने की बड़ेरी की ओर देखती हुई बोली, देह तो अपने काबू में न रही, लेकिन मन तो। जिसकी देह चली जाती है उसका मन भी चला जाता है गुंजा। सब कहने की बातें हैं। जिस देह के कारण भाई भाई पर संदेह करे, उस देह के पीछे मन को बांधे रखने से बाघ बन की रक्षा कैसे होगी? जैसे तपते हुए लाल छड़ से कोई दाग दे। गुंजा तिलमिला उठी। क्या कहा? एक ही रास्ता रह गया था गुंजा, या तो मैं घर छोड़ के चला जाता, सो तुम्हें छोड़कर जाना मेरे बस की बात न थी, और नहीं यहाँ रहना था तो भैया के मन का संदेह मिटाने के लिए पश्चिम की बारी वाली मचान पर लगातार कुछ दिन तक रात में खेत अगोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं चाहता था कि भैया इसे जान जाएं, कम से कम तुम पर तो किसी प्रकार उनके मन में मैल ना आवे। मेरे आगे कोई दूसरा उपाय रह ही नहीं गया था गुंजा। चंदन। गुंजा भीतर ही भीतर तिलमिला गई। कौन जाने, चंदन आहत हो बोला, आगे कभी और क्या क्या भोगना है। लेकिन तुम्हारा मुंह देखता हूं तो मुंह से निकलने वाली बात को कोई हाथ रख के बंद कर देता है। कभी कभी सोचता हूं कि अगर तुम्हारा ब्याह किसी और गांव में हो गया होता तो क्या होता। हारे थके याद आती है तो मन में फिर भी संतोष होता है कि भौजाई ही बन के सही इस घर में आंखों के सामने तो हो। चुप लगाकर चंदन के सामने से दृष्टि हटाकर गुंजा की ओर देखा तो पाया कि उसकी आंखों की धार बह रही है। आंसू गालों से ठरक कर आगे के आंचल पर टप टप गिरते जा रहे हैं
और गेहूं की बिखरी राशि में आंखें गड़ाए क्षितिज में वो कहीं दूर देख रही है। और तुम चाहती हो मेरा ब्याह तुम्हारे गांव की सखी सरला से हो जाए? चंदन उसी टूटी रो में कहने लगा, हमारी तुम्हारी बातें उससे छिपी नहीं हैं। कल को वो तुम्हारी देवरानी बन के आएगी, 2 दिन बाद घर की मालकिन बनना चाहेगी, खटपट होगी, बांट बखेर का सवाल उठेगा, इस आंगन में बंटवारे की दीवार खींचेगी, तब न तुम रोक पाओगी न मैं। फिर क्या होगा? तो क्या मेरे कारण ब्याह नहीं करोगे? ब्याह नहीं करूंगा तो इस घर में इस तरह कब तक रह पाऊंगा? लेकिन तुम्हारे गांव में नहीं। जवार में बहुत सी लड़कियां हैं, किसी भी गांव में मेरा ब्याह हो सकता है। गुंजा वैसे ही बड़ेरी की ओर ताकने लगी। चुप लगा चंदन गुंजा से कुछ सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। 2-3 मिनट तक कोई भी नहीं बोला तो चंदन ने स्वयं ही मौन तोड़ा। कुछ बोलो। क्या बोलूं चंदन? मैं किस लायक हूं जो बोलूं? ब्याह हुआ था तो यही सोच के मन को संतोष दिया था कि किसी मनचाही लड़की को तुम्हें सौंप दूंगी, देख रेख खुद करूंगी। लेकिन जब से बाला वाली बात सुनी है तो मन में कुछ खौलने सा लगा है। लगता है मेरी धरोहर कोई लेके भाग रहा है। चंदन, न जाने कैसा लगता है। अब अंदाज लगाओ गुंजा कि तुम्हारा ब्याह जब भैया से हुआ तो मुझे कैसा लगा होगा। तब से आज तक मैं कैसे रहता आया हूँ, और आज थोड़ी भूख प्यास लगी तो। नहीं नहीं चंदन, बाला से बोलने को मैं मना नहीं करती। मुर्दे की देह पर 2 मन न 4 मन, ये अपने स्वार्थ की बात थी। बहुत हुआ, मेरे कारण अधिक दुख न भोगो। उपदेश देना तो सबको आता है, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ तो सब कुछ अपने पर ही आ पड़ता है। क्या आ पड़ता है? यही कि ये सब आखिर मेरे ही कारण तो हुआ या हो रहा है। हमारे या तुम्हारे मन के ताप को तो कोई न देखेगा चंदन, लेकिन बाला से बोलने बतियाने पर सभी उंगली उठा देंगे। कुल की लाज मर्द औरत दोनों के आगे रहती है। ये सोचती हूँ तो मन को बोध नहीं होता। तो ठीक है, तुम्हारे मन को जिससे बोध हो आज से चंदन वही करेगा, लेकिन एकाएक नहीं गुंजा, धीरे धीरे। अब सांझ हो गई, जाता हूँ, द्वार पर बहुत काम है, भैया हो न हो। कहता हुआ चंदन बाहर निकल गया। जनेरा की कटाई खत्म हो गई। जौनरी और अरहर खेतों में ही पकने के लिए छोड़ दी गई। जिन खेतों में केवल जनेरा था उन्हें जोत दिया गया। खूंटियां उखाड़कर खेत में हाल बनने को छोड़ दिया गया। कुछ दिन ठहरकर दूसरा जोत और ऊपर से हेंगाई। ढेलों पर फूट जाने से खेत की माटी चिकनी और मुलायम हो गई। कतिकी के लिए खेत तैयार होने लगे। कछार का पानी सोना में उतर गया था। किनारे की धरती सूखकर कुटकुर हो गई थी, जिस पर किनारे किनारे ही चिकनी पगडंडी निकल गई। पैदल आने जाने की राह एकदम खुल गई। पश्चिम की बारी। चंदन के छोटे बड़े 7 खेत पड़ते थे। ओंकार की राय न थी कि इनमें जनोरा बोया जाए, क्योंकि यदि बाढ़ आई तो सारी फसल बह जाती है। फिर खेतों में डाले गए बीज भी डांड पड़ते हैं। किंतु चंदन ने अपनी राय में सब में जनोरा बो दिया। इस वर्ष बाढ़ न आई। जनेरा की दोहरी तिहरी बालों से खेत लद गए। गांव ऊपर। इस वर्ष चंदन के घर जनेरा आया। खेतों में ही ठाठा के बोझ बांध बांध कर खड़े कर दिए गए। चंदन दूसरे खेतों की जुताई में लगा था। बाढ़ में बहकर आई हुई गंगा जी की चिकनी मिट्टी खेतों को बेहद उपजाऊ बना देती है। बाढ़ के आने से लोगों को बधाई की फसल तो मिल जाती थी, लेकिन रपई के लिए खेती में जी जान से मेहनत करनी पड़ती थी। हाल बनाने के लिए एक एक खेत को 2-2 3-3 बार जोतना और हेंगाना पड़ता था। कभी कभी खेतों में दीमक भी लगने लगती थी, इसलिए लोगों को और भी सतर्क रहना पड़ता था। फुर्सत पा चंदन पश्चिम की बारी के खेत में रखे हुए सूखे ठाटा के बोझ देखने आया तो देखा कि करीब करीब हर बोझ में नीचे से दीमक लग रही है। 2 महीनों की माल गोराऊ की खुराक दीमक बर्बाद कर रही थी। लगभग 150 बोझे यदि हटाए न गए तो देखते देखते पूरी तरह दीमक झांप लेगी। सांझ हो चली थी।
चंदन बोझ ढुआने के लिए गांव में आदमी ढूंढने निकला। गांव के सारे बनिहार खेतों की जुताई में लगे थे। चंदन ने ओंकार से कहा। ओंकार चंदन को लेकर स्वयं ही खेत से बोझ ले जाने चला। पश्चिम की बारी आया तो बाला का बाप पचीसा अपनी पलानी के आगे बैठकर जनेरा का टटका लावा खा रहा था। आगे आगे ओंकार, पीछे पीछे चंदन, दोनों सिरों पर गमछा का फेंटा। कहाँ चले राम लक्ष्मण? बैठे बैठे पचीसा ने पूछा। जहाँ जाते हैं वहाँ चलोगे? चंदन ने भाई के पहले ही उत्तर दिया। पचीसा को कब पूछे हो जो उसने इनकार किया है? ऐसी बात क्यों कहते हो चंदन? तो चलो खेत में, जनेरा के बोझों में दीमक लग रही है, भैया की देह में पीड़ा है, गांव में बनिहार मिले नहीं और खेत के सारे बोझों को द्वार पर आज टलिया देना है। बस चलो। अंगोछे में गांठ बांधते हुए पचीसा बोला। चंदन की बोली सुनकर बाला और उसकी माँ पलानी से बाहर निकल आई थी। सुनती है रे? पचीसा ने अपनी मेहरारू की ओर देखकर कहा। चल। और ओंकार के देखते देखते पचीसा, बाला और उसकी मेहतारी तीनों पास आकर बोले, चलो। आगे ओंकार, पीछे चंदन, पचीसा, बाला और उसकी मेहतारी। खेत में पहुंचकर चंदन ने ओंकार से कहा कि वो बोझे उठवाता जाए, ढुआई बाकी लोग करेंगे। सूरज डूब चुका था। 2:30 घड़ी रात जाते जाते खेत में 10-15 लोग बोझे रह गए। इस फेरे से जब सबके संग में चंदन लौटा तो बोला, पचीसा क्या है, पसंद करके अपनी मजूरी के बोझे छांट लो। जल्दी क्या बबुआ, 5 इसी में से ले लूँगा। बस 5 हमारी ओर से भी। चंदन 10 बोझे पचीसा के लिए छोड़ देना, अब मैं चलता हूँ। ओंकार बोला। इतना खुश हो ओंकार बबुआ, कहो तो एक अरज करूँ? अरज? मैं किस अरज के लायक हूँ पचीसा? ओंकार बोझ उठाते हुए रुक गया। यहीं का कोई खेत पोतऊ पर दे देते तो मेरी गुजर हो जाती। लगान जो कहोगे दे दूंगा, चाहे लगान पर दो या अधिया पर। ओंकार पचीसा की बात सुनकर चुप लगा गया। ऐसी बात की आशा उसने पचीसा से न की थी। पचीसा फिर कहने लगा, दोनों भाई यही हैं, पचीसा की बात रख लो। क्यों चंदन, क्या राय है? ओंकार ने पूछा। राय क्या, घर के मालिक तुम हो, हमसे क्या पूछते हो? बोझा उठा दो, हमें चलने दो, जो मन में आए तय तपाड़ करते रहना। चंदन के सर पर ओंकार ने बोझा उठा दिया। चंदन जाने लगा तो ओंकार बोला, एक खेत तुझको दूंगा पचीसा, पर कौन खेत दिया जाएगा ये चंदन बताएगा, क्योंकि खेतों का मालिक यही है, उसके राज में मैं दखल नहीं देता। बस बस इतना काफ़ी है, तुमने हाँ कर दिया, मुझे इतना ही चाहिए। चंदन जो खेत देंगे ले लूँगा। पचीसा ने बाला के सर पर बोझ उठाते हुए कहा। बाला के साथ जब उसकी माँ भी कुछ आगे निकल गई तो ओंकार बोला, और बाला का ब्याह क्यों नहीं करते? क्या करूं ओंकार भैया, मैं तो बड़े फेर में पड़ गया हूँ। दूसरे मर्द की बेटी है, मेरी एक नहीं मानती, कहती है कि दूसरे गांव नहीं जाऊंगी, ब्याह ऐसे से करो जो मेरी पसंद का हो और इसी गांव में आकर बसे। लड़की ऐसी है कि अच्छे अच्छे नेटुओं के बेटे ललचाए हैं, लेकिन इस गांव में वे बसने को तैयार नहीं हैं, और 2-1 जो तैयार हैं इसे पसंद नहीं है, इसे लायक हैं भी नहीं। सोचा कि अगर कोई इसके मन लायक यहाँ बसने को तैयार भी हुआ तो यहाँ पेट कैसे भरेगा। इसी से सोचता हूँ कि अब खेती का सिलसिला लगा दूँ। सुनो, बाला को अब किसी तरह ब्याह ही दो, खर्चे वर्चे की घटती बढ़ती मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन इसकी यहाँ से विदाई कर दो। पचीसा हाथ जोड़कर कहने लगा, जिस कारण तुम ऐसा कह रहे हो ओंकार भैया, वो मुझसे छिपा नहीं है, लेकिन जान करके भी मैं चुप लगा गया कि बड़े घर की बात है, हो हल्ला करने से दोनों की बदनामी होती है। चंदन बबुआ की शादी हो जाएगी तो वो अपनी ही गृहस्थी में सना जाएंगे, फिर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये तो नई उम्र का मामला है, समय के साथ सब दबदबा जाता है।
द्वार पर बोझ रख बाला, चंदन और बाला की मेहतारी पास पहुंच रहे थे। बात वहीं रोककर पचीसा बोला, तुम्हारी शरण में हूं ओंकार बबुआ, जैसे कहोगे चलूंगा। चंदन पास आ गया तो ओंकार बोला, अच्छा मैं तो अब चलूं चंदन, 10 बोझे पचीसा अपने लिए उठा ले जाएगा, बाकी ये लोग ढो ही लेंगे, बस 8-10 तो और हैं, चलो बहुत बड़ा काम निपट गया। और जाते जाते बोला, जो मन करे वो खेत पचीसा को दे देना, कल से हल चलवाने को कह रहा था। ऐसी कौन सी साइत बीत रही है, कल द्वार पर पचीसा को बुला लो, ठिकाने से बैठकर लगान तय कर देंगे, खेत देंगे कि कोई लड़कों का खिलवाड़ है। चंदन ने कहा। पचीसा ठठाकर हंस पड़ा। बाला की मेहतारी बोली, बाप रे, ये तो भाई को बुद्धि सिखाते हैं, देखने में ही छोटी उम्र के लगते हैं। ओंकार मुस्कुराते हुए बोला, इतना जो अनाज देखती हो बाला की मेहतारी, सब इसी चंदन के कारण है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, घर की इज्जत आबरू सब इसी के कारण मिली है, मुझसे 5 जौ आगे है, घर का असली मालिक तो यही है, इसकी इच्छा के आगे मैं नहीं बोलता, होगा वही जो ये चाहेगा। तो पचीसा कल सवेरे द्वार पर आ जाना। ओंकार घर चला गया। बाला, बाला की मेहतारी और पचीसा के सर पर चंदन बोझ उठवाने लगा। चंदन ने बोझे गिने तो अभी 12 बचे थे। 4 फेरे की ढुलाई। इतनी देर में बाला से चंदन एक बार भी नहीं बोला। बाला भीतर ही भीतर कसमसा कर रह जाती थी। मेहतारी बाप बोझे ढोते समय कभी आगे पीछे हो जाते तो बाला चंदन के पास सरक जाती, बगल में चलने लगती, लेकिन चंदन कुछ न बोलता। बाला मौका ढूंढ रही थी। चंदन ने बाला की मेहतारी के सर पर बोझा उठाया, फिर पचीसा के। दोनों बोझे लेकर बढ़े तो वो बाला के सर पर उठवाने चला। बाला पहले से ही अपने सर पर ले जाने के लिए बोझा झुककर आगे पीछे डगरा रही थी। चंदन ने बाला की मदद से बोझ सर पर उठवाया। दोनों के हाथ छोड़ने के पहले ही बाला ने बोझे की गुरही धीरे से खींच दी। बोझ खुल गया। जनेरा का बोझ आधा चंदन, आधा बाला की देह पर गिरकर खेत में फैल गया। यही बोझ बांधे हो कि बाला का हाथ लगते ही बहरा गया। मुस्कुराती हुई बाला चंदन से बोली, तेरा बोझ मेरे मान का नहीं, अब ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? अब कतराओगे तो प्राण दे दूंगी। बड़ी भारी बेवकूफ लड़की है। चंदन बिखरे बोझ को बटोरते हुए बोला, तनिक भी बदनामी से नहीं डरती, लोग देखेंगे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिसको देखना सुनना था देख सुन लिया, अब बदनामी फदनामी से बाला नहीं डरती। ब्याह करके जब मेहरारू घर में ले आओगे और अपने हाथों उसकी बाह पर गोदना गोद लूंगी तो मन को संतोष हो जाएगा, फिर तुमसे नहीं बोलूंगी चंदन, लेकिन तब तक दुख मत दो, मुझसे सहा नहीं जाता। खिली हुई चांदनी में बाला और भी खिल रही थी। बगल के खेत में हरी घास की महक आ रही थी। जोनरी के कच्चे दानों के बड़े बड़े गुच्छे भार से लटक गए थे। झींगुरों की आवाज के अलावा एकदम सुनसान था, पूरी शांति। गोरे मुंह पर पड़ती हुई चांदनी में बाला की सुगठित देह और बड़ी बड़ी आंखें चंदन देखता ही रह गया। चंदन ने बोझ उठवाया। बाएं हाथ से सर पर बोझ साथ, दाहिने हाथ से आगे को फुप्ती पकड़कर बाला दुल की चाल से चंदन के द्वार की ओर चली। चंदन ताकता रह गया। आंखों की ओट हो गई तो उसने एक बंधे हुए बोझ पर बैठकर सूनेपन को भेदने वाली झिंगुरों की आवाज पर कान लगाकर न जाने कहाँ पहुंच गया। पचीसा अपनी औरत के साथ पलटा तो चंदन ने कहा, अब कहो तो द्वार पर चलूं पचीसा? एक फेरे की बात और है, आपस में उठवा के पहुंचा देना। हाँ हाँ जाओ, अब तो बोझे लगभग चुक गए। चंदन द्वार पर पहुंचा तो ओंकार घर में खाना खाकर बहुत पहले ही लौट आया था। सामने के पकवा इनार पर सांझ को नहाने वालों की भीड़ छंट गई थी। बैल खा पीकर चरण से हटकर परती में बैठ पगुरी कर रहे थे। लगभग 2:30 घड़ी रात बीत चुकी थी। ओंकार चबूतरे पर नीम के पेड़ के नीचे चौकी पर बैठा हुआ था। नहाना मत चंदन, गर्म सर्द हो जाएगा, ओंकार ने कहा। सारी देह चुनचुना रही है, बिना नहाए नींद कैसे आएगी?
तब थोड़ा सुस्ता लो, तुम्हारी राह देखते देखते बिना खाए ही रामूस हो गया है। लगभग आधे घंटे बाद नहा धोकर चंदन घर पहुंचा तो देखा चूल्हे से थोड़ा सा हटकर दीवार से पीठ टेके प्रतीक्षा में गुंजा बैठी है। बड़ी देर कर दी। हाँ, आज बोझे ढोआ ही देने थे, सोचा निपटा के ही चलूं। सुना बाला का परिवार जुटा था, देवरानी से क्या बातचीत हुई? गुंजा हंसने लगी। चंदन गुंजा का मुंह ताकने लगा, बिना कुछ बोले क्षण भर वैसे ही खड़ा रहा। तो चूल्हे के पास बैठती हुई गुंजा ने बगल के चंदन को बैठाने के लिए पीढ़ा सरका दिया। बैठो। और चूल्हे में लकड़ी डाल उसे फूंक मार सुलगाने लगी। आग जब लहक गई तो तवा रखती हुई बोली, क्या हुआ, आज इतने चुप क्यों हो? चंदन की जिंदगी में चुप्पी के अलावा और कुछ नहीं है गुंजा। भूख लगी है, रोटी दो। गुंजा रोटी सेकने लगी। चंदन चुपचाप खाने लगा।